मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और इनमें प्रमुख रूप से महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33% आरक्षण देने का निर्णय शामिल है। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन के संबंध में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब मृत कर्मचारी के करीबी रिश्तेदारों जैसे माता पिता, भाई या बहन को भी पेंशन मिल सकेगी और ये निर्णय आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 10 अलग अलग एजेंडों पर चर्चा की गई है, जिसमें पुलिस अधीनस्थ चयन सेवा के नियमों में संशोधन के अलावा अन्य कई बड़े फैसले भी शामिल हैं। ये निर्णय राज्य में प्रशासनिक सुधार और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इसके साथ ही उपचुनाव को देखते हुए इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, माना जा रहा है। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि इस तरह के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी उपचुनाव के रण में कितना फायदा ले पाएगी। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। और उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिमंडलीय बैठक में महिला सशक्तिकरण, दिव्यांग एवं वृद्ध जन कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विधानसभा चुनाव से पहले आपनो अग्रणीय राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिला की न्यूनतम 33% भर्ती सुनिश्चित की जाने का वादा किया था। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का आज मंत्रिमंडलीय बैठक में अनुमोदन किया गया। अब कार्मिक विभाग के स्तर से इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि इस संशोधन के साथ हमारी सरकार के संकल्प पत्र 2023 में प्रदेशवासियों से किए गए एक एक वादे को पूरा कर दिया गया। इस निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे महिलाओं से जुड़े मामले में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। आज बात करेंगे 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सीएम के मास्टर स्ट्रोक की। अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसके बाद कई सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे कि भजनलाल कैबिनेट के अहम फैसले में प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेगा 2% आरक्षण, महिलाओं को पुलिस की नौकरी में मिलेगा 33% आरक्षण, मृत कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदारों को मिलेगी पेंशन। तो ये अहम बातें हैं और इससे क्या सरकार को चुनाव में फायदा मिलेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज हम बात करेंगे 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सीएम भजनलाल शर्मा के मास्टर स्ट्रोक की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री ने सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें से प्रमुख रूप से महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33% आरक्षण देने का निर्णय शामिल है। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन के संबंध में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे
तो कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन के संबंध में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब मृत कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदारों जैसे माता पिता, भाई या बहन को भी पेंशन मिल सकेगी। ये निर्णय आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 10 अलग अलग एजेंडों पर चर्चा की गई है, जिसमें पुलिस अधीनस्थ चयन सेवा के नियमों में संशोधन के अलावा अन्य कई बड़े फैसले शामिल हैं। यह निर्णय राज्य में प्रशासनिक सुधार और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इसके साथ ही उपचुनाव को देखते हुए इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि इस तरह के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी उपचुनाव के रण में कितना फायदा ले पाएगी। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर है और हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार भजन लाल कैबिनेट के ये जो अहम फैसले हैं, प्रदेश के खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की जो बात सामने आई है, इसका कितना उनको एडवांटेज मिलेगा, कितना लाभ मिलने जा रहा है। महिलाओं को पुलिस की नौकरी में 33% आरक्षण रिजर्वेशन की बात जो बीजेपी कह रही है, उसमें कितना दम है, विपक्ष क्या सोचता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मृत कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदारों को मिलेगी पेंशन। ऐसा पहले ये प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ये कैबिनेट में ये फैसले लिए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा भजन लाल कैबिनेट में ये जो बातें निकल कर सामने आ रही, इसका दूरगामी कितना लाभ होगा, क्योंकि अभी जो है वो चुनाव नज़दीक हैं और ये लोक लुभावने वादे को विपक्ष जो है उसको चुनावी चश्मे से देख रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जो है चुनाव होने हैं और इसका कितना एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। तो भजन लाल कैबिनेट के अहम फैसले लिए गए हैं। अहम फैसले में कई प्रस्तावों पर चर्चा विस्तार से की गई है। इन्हीं विषयों पर हम आज प्राइम टाइम डिबेट में चर्चा करेंगे। अगर बात करें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की, तो वो अपनी दूरदर्शिता दिखा रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिमंडलीय बैठक में महिला सशक्तिकरण, दिव्यांग एवं वृद्धजन कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विधानसभा चुनाव से पहले आपनो अग्रणीय राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिला की न्यूनतम 33% भर्ती सुनिश्चित की जाने का वादा किया था। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का आज मंत्रिमंडलीय बैठक में अनुमोदन किया गया। अब कार्मिक विभाग के स्तर से इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि इस संशोधन के साथ हमारी सरकार के संकल्प पत्र 2023 में प्रदेशवासियों से किए गए एक एक वादे को पूरा कर दिया गया। इस निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे महिलाओं से जुड़े मामले में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। खिलाड़ियों को मिलेगा 2% आरक्षण। भजन लाल कैबिनेट के अहम फैसले, मृत कर्मचारियों की करीबी रिश्तेदारों को आरक्षण मिलेगा, ये बड़ी जानकारी और इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करने वाले हैं।
तो 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उपचुनाव से पहले, और भजनलाल शर्मा की इसको मास्टर स्ट्रोक के तहत आज देखा जा रहा है, क्योंकि कई सारे उन्होंने वादे किए हैं। जैसे 33% पुलिस भर्ती परीक्षा में महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, और इसके अलावा क्योंकि इस राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम यानी 1989 में इसे संशोधन किया गया है, और इसके अलावा एक और संशोधन ये किया गया है कि अगर मृत कर्मचारी के करीबी रिश्तेदारों को पेंशन देने की बात सामने आई है, जैसे माता पिता, पहले ऐसे क्या था कि मृत कर्मचारी के पत्नी को ही व्यवस्था ऐसा था कि उसी को पेंशन दिया जाता था, लेकिन अब इसमें थोड़ा संशोधन किया जा रहा है। माता पिता अगर हैं तो उनको ये पेंशन दिया जा सकता है, से मृत भाई या बहन को भी पेंशन मिल सकेगी। और ये कहीं न कहीं एक थोड़ा अलग ये व्यवस्था की गई है। अमूमन ऐसा कहीं किसी राज्य में नहीं है कि जो मृत कर्मचारी सरकारी है उसके या तो पत्नी को मिलता है पेंशन, और या बच्चों को भी नहीं मिलता, सिर्फ पत्नी को ही मिलता है जो उस पर आश्रित है। बहरहाल अब इसमें थोड़ा चेंज ज़रूर करने की बात सामने आ रही है, और इसमें बात यह है कि मृत कर्मचारी के करीबी रिश्तेदार जैसे माता पिता या भाई बहन को भी पेंशन मिल सकेगी। यह भी विचाराधीन है, अभी लागू नहीं हुआ है कि ऐसा किया जा सकता है। ये निर्णय आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर जो आश्रित है, जैसे माता पिता भाई बहन, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है, ताकि जो है उनका लालन पालन अच्छे से हो सके। और कैबिनेट की बैठक में कुल 10 अलग अलग एजेंडों पर चर्चा की गई। चलिए, हमारे साथ महबाज जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। शैलेश कौशिक जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता जुड़ेंगे। और शैलेश जी, राजेश कटारा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस के नेता हैं। शैलेश जी, मेरा सवाल आपसे कि 2% आरक्षण आप खिलाड़ियों को देंगे, इस और साथ ही महिलाओं को पुलिस की नौकरी में 33% रिजर्वेशन की बात कही जा रही है, इसको धरातल पे कैसे उतारा जाएगा, इस पहले आप समझाइए, और फिर इसके बाद राजेश जी की बात फिर मैं जाऊंगा। देखिए, जब से राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार बनी है और लगातार जिन संकल्प पत्रों के साथ हम चुनाव में उतरे थे 2023 के चुनाव में, उन चुनावी वायदों को केवल वायदा न समझकर उन संकल्प के रूप में हमने लिया था। और संकल्प के रूप में, जैसा कि आज पीसी में माननीय मंत्री महोदय जी ने भी कहा था, लगभग 50% वायदों को हम धरातल पर ला चुके हैं और लाने की तैयारी है। तो निश्चित रूप से अब जो 33% आरक्षण की जब बात कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की, महिला सशक्तिकरण को लगातार हमारी सरकार केंद्र और राज्य में लगातार बढ़ावा दे रही है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए जब चुनावी हमने वायदा किया था, बजट सत्र में इसकी घोषणा भी की गई थी, तो उसके लिए राजस्थान पुलिस सेवा अधिनियम 1989 में संशोधन कर कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी और ये प्रमाणित किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस वादे के साथ, जिस संकल्प के साथ चुनाव में उतरती है और जिस वायदे को करती है, उसको धरातल पर लाने के लिए तमाम कोशिशें और तमाम प्रयास करके उसको अमली जामा पहनाती है। उसी दृष्टिगत आज 33% आरक्षण दिया गया और निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि इसके माध्यम से जब महिला की पुलिस में भागीदारी बढ़ती है तो निश्चित रूप से जो महिला तरीके के अपराध होते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होने के लिए एक पर्याप्त संख्या होती है। कई बार क्या होता है, महिला संख्या पर्याप्त न हो पाने के कारण भी कई तरीके की जांचों में दिक्कत आती है। तो निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम होगा, महिला आरक्षण सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य आज भजनलाल जी की सरकार ने किया है। जहां तक खिलाड़ियों की बात है, तो पिछली बार जब 2% आरक्षण, उत्कृष्ट सेवाओं जो खिलाड़ी होते हैं उत्कृष्ट, निश्चित रूप से प्रोत्साहन जरूरी है। खिलाड़ी अपनी जीवन भर मेहनत करते हैं, अपनी पूरी युवावस्था मेहनत करते हैं और
सरकार के लिए, देश के लिए एक नाम रोशन करते हैं, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, अपने जिले का नाम रोशन करते हैं। ऐसी स्थिति में उनको जब वो मेडल जीत के आते हैं या उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार ने जो 2% आरक्षण सरकारी नौकरी में प्रावधान किया है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे निश्चित रूप से खिलाड़ियों में ये भावना और उनकी मेहनत में और जोश ऊर्जा का संचार होगा और वो और अधिक मेहनत के साथ देश प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे। धरातल पर लाने के लिए आज कैबिनेट की बैठक ने इनको अमली जामा पहनाया है और निश्चित रूप से आगे की भर्तियों में हम देखेंगे कि ये सारी तरीके के प्रावधान आगे की भर्तियों में लागू होंगे। चलिए राजेश जी, 33% पुलिस भर्ती में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और साथ ही 2% खिलाड़ियों को भी आरक्षण देने की बात कही जा रही है और इसके अलावा मृतक आश्रितों को भी पेंशन में है उसमें तब्दीली की गई है, करीबी रिश्तेदारों को पेंशन देने की बात करी। ये तमाम बातें आई हैं कैबिनेट में बैठक में, क्या कैसे देखते हैं राजेश जी? देखिए, ये अच्छा है महिलाओं को अगर 33% आरक्षण देते हैं तो। अभी कौशिक जी बता रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें नहीं थी फिर भी इन्होंने वो पूरी करी। महिला दुष्कर्म मामले में राजस्थान 1 नंबर पर बना हुआ है, उस पर कोई बात नहीं करते ये लोग। महिला दुष्कर्म कैसे रोकेंगे आप बताइए? अभी डॉक्टर से साथ ये हुआ, क्या सुरक्षा की गारंटी दी? एसएमएस में एक महिला डॉक्टर ने ये तक बोला इनसे कि मेरे साथ भी निर्णय जैसा कांड हो सकता है। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज तक कोई न्यूज़पेपर में नहीं आई। इन्होंने रात के समय में संसद का सत्र बुलाया अचानक, उसमें भी कहा था 33% आरक्षण दिया जाएगा, उसकी कोई हवा नहीं है, अभी तक कोई उस पर चर्चा नहीं की जा रही है। इस तरीके से वादे पे वादे करे जा रहे हैं, वादे करिए पर उनको असली जामा भी पहनाइए। आप सारी महिला सुरक्षा की भी बात करिए, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है कोई नेता एक शब्द नहीं बोलता उस पर, और आप 33% की आरक्षण की बात करो। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है उससे पहले संसद में, उस पर तो कुछ अभी तक हुआ नहीं। कितने सांसद आपकी महिलाएं, कितने मंत्री आपकी महिलाएं, कितने विधायक आपकी महिलाएं, आप बताइए कहाँ क्या है महिलाओं का? बात करने से कब तक ये जमीन पर आएगा ये चीजें? खेल की बात करें 2% देंगे। राजीव गांधी खेल प्रतियोगिता हमारे अशोक गहलोत जी जननायक जी ने लाए थे, वो मतलब पंचायत हेडक्वार्टर से लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, आप राजधानी हेडक्वार्टर तक वो खेलों को बढ़ावा दिया। राजीव गांधी जी खुद की ये सोच थी, खेल वो ही लेके आए थे। तो काम करिए, संकल्प पत्र में बात मत करिए। संकल्प पत्र में ये बातें नहीं थी, डीजल पेट्रोल की रेट भी कम करने की बात थी, वो संकल्प पत्र कहाँ है? राजस्थान के बराबर यूपी हरियाणा में सब जगह एक जैसा मिलेगा, वो क्या कम हो गया क्या? रोज दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं के मामले, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की पता नहीं, सिर्फ घोषणा ही लगती है, लगता ही नहीं सरकार कौन चला रहा है। लगता है आपको कोई मुख्यमंत्री है राजस्थान के अंदर? कौन घोषणा कर रहा है, कौन चला रहा है, कौन क्या हो रहा है? इतने हालात खराब है राजस्थान के अंदर, बाढ़ से लोग परेशान हो रहे हैं, रोड सारे टूटे हुए पड़े हैं, उस पर बात करने की ये बड़ा आरोप आपने लगा दिया है। ठीक है शैलेश जी, देखिए राजेश जी कह रहे हैं कि यहाँ तो लगता ही नहीं है मुख्यमंत्री कोई है, कौन सरकार को चला रहा है, ये तो गंभीर आरोप है। जबकि मुख्यमंत्री लगातार गंभीरता से लोगों के बीच में रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है कि प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री है। इस बात को कैसे आप देखते हैं बयान को? कल विधायक ने बोला है, इनके खुद के विधायक ने बोला है, कर्मचारी नहीं लगाए जा रहे हैं। आपने बोला है तो उसका जवाब भी तो लेंगे। उनके मंत्री तक बोल रहे हैं, उनके मंत्री ने शैलेश जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, राजेश जी आपने जो बोला उसका जवाब लीजिए। राजेश जी, आपको नहीं लगता इस विषय से सरकार पर कोई, क्योंकि आप एक विपक्ष में और विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पूर्ववर्ती सरकार का पक्ष रखें, लेकिन आज आम जनमानस में जाके देखिए जिस तरीके से हर गंभीर विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी, और अभी एंकर भी कह रहे थे, हर गंभीर विषय पर जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को सुनते हैं और जिस तरीके से लगातार अधिकारियों को मैदान में उतारते हैं और मैदान में अधिकारी कार्य करते हैं और रिजल्ट आते हैं, तो उसके आप परिणाम भी देख रहे हैं। और जनता में जिस तरीके से किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया, उसके रिजल्ट भी देख रहे हैं कि आम जनता के काम किस तरीके से हो रहे हैं। आप जो कह रहे थे, जिस तरीके से कह रहे थे, जरा आपने इतनी बड़ी लिस्ट ली, जरा बंगाल पे भी बोल देते कि बंगाल में किस तरीके से कांड हुआ, उस पर तो आप कोई नहीं बोले क्योंकि आपकी मजबूरी है। आप देखिए राजस्थान की सरकार हर जनहित के बातों, और जहां तक महिला अपराधों की बात है, जितने भी अपराध जो भी घटे हैं तुरंत कार्रवाई हुई है और इसका रिजल्ट जनता के सामने है। जहां तक आपने राजीव गांधी खेल की बात की थी, आपके ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा था कि 126 करोड़ का खेल घोटाला हुआ था उसमें, आपको शायद ध्यान नहीं हो तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं। जहां तक आप बात कर रहे थे डीजल पेट्रोल की,
डीजल पेट्रोल की रेट में सरकार बनते ही 2% वैट कम किया था। आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी सरकार थी, 2022 और 21 में 29,000 करोड़ रुपए वैट वसूला गया था राजस्थान की जनता से, उस कोरोना के समय भी। जब आप नहीं बोले इस विषय को, नहीं हो तो आंकड़े उठा के देखिएगा किस तरीके से जनता के कोरोना के नाम पर जिस तरीके से आपने वैट वसूला, लेकिन आपने 1 पैसा कम किया। 16% वैट डीजल पेट्रोल में, 12% वैट डीजल में आपकी सरकार ने बढ़ाया। आप बोले हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने आते ही 2% वैट कम किया और एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि पूरे राजस्थान में डीजल पेट्रोल की एक रेट होगी। जिस गंगानगर में डीजल की रेट 8 रुपए ज्यादा थी, आज वो भरतपुर के बराबर है। दोनों बॉर्डरों पर रेट समान है। इसलिए राजस्थान की जनता जानती है कि भजनलाल जी की सरकार, एक किसान मुख्यमंत्री, एक कार्यकर्ता की सरकार लगातार काम कर रही है और जनहित में निर्णय ले रही है। आपको परेशानी क्या है, आपकी बौखलाहट क्या है? आपके कर्मकांड धीरे धीरे खुलने लग गए हैं। जिस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा, जिस तरीके से रीट भर्ती परीक्षा के आंकड़े खुल रहे हैं और आपको बड़ी चिंता रहती थी बड़ी मछलियां, अब बड़ी मछलियां भी आ गई हैं और मगरमच्छ भी आएंगे, थोड़ा समय रखिए। इसलिए आप देखिए किस किस तरीके से काम होते हैं। अच्छा ठीक है शैलेश जी, एक और राजेश जी बात कह रहे थे, शायद उसका जवाब आपको देना चाहिए। इन्होंने कहा कि आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, 33% पुलिस भर्ती परीक्षा में, अच्छी बात है। आप केंद्र में भी दे रहे हैं, नेतृत्व में, अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं पर राजस्थान में हो रहे अत्याचारों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है? राजस्थान नंबर 1 पर है महिला अपराध में, ये राजेश जी का कहना है। तो इस पर क्यों नहीं लगाम लग पा रहा? क्या पुलिसिंग व्यवस्था पहले से मजबूत नहीं हो पाई? क्या महिलाओं को क्यों नहीं सुरक्षा मिल पा रहा है? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार राजस्थान की सरकार काम कर रही है। आप आंकड़े उठा के देखिए कि आंकड़े पिछली 5 साल तक लगातार महिला अत्याचार, महिला दुष्कर्म, महिला SC/ST आंकड़ों में कांग्रेसी सरकार किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 थी। आज राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से काम किए हैं, और आप देखिए कल परसों माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिया तो लगभग सभी संभाग हेडक्वार्टर पर ADG लेवल के अधिकारी आए और उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए लगातार समीक्षा की और लगातार काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षा के लिए राजस्थान की सरकार, केंद्र सरकार लगातार संवेदनशील है और हर उस काम को जिसके महिला आंकड़ों के लिए, और उसी की दिशा में आप देखिए कि 33% महिला आरक्षण बढ़ाया गया। पुलिस भर्ती होगी, निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और अपराधियों में भय होगा कि महिला पुलिसकर्मी भी हमारे सामने खड़े हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं राजस्थान की सरकार महिला और जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी अपराध होते हैं, उनके लिए राजस्थान की सरकार और प्रशासन, स्थानीय प्रशासन होगा, लेकिन कब होगा यही तो सवाल है। आप लोग यही मुद्दा लेकर आए थे, भय हो तो होगा। सरकार बने काफी टाइम हो गया, ठीक है, 1-2 महीना होता है कि ठीक है, समझने में सिस्टम दिक्कत होती है, लेकिन भय होगा तो कब होगा? शैलेश जी, यही मुद्दा लेकर आप आए थे ना शुरू में, जब आप विपक्ष में थे। बहुत सारे कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ते थे तो वो यही कहते थे कि महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है, हम आएंगे तो महिला अपराध पर रोक लगा देंगे। वही कमोबेश स्थिति आपकी सरकार में, आपने किया क्या? सिर्फ अभी बातचीत ही चल रही है लेकिन अत्याचार महिलाएं झेल रही हैं, ये तो नहीं चलेगा ना। भारतीय की सरकार, भजनलाल जी की सरकार गंभीर है और लगातार इस दिशा में ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि स्थायी इनके हो सके। क्योंकि जो प्रवृत्ति, जिस तरीके से आज के समाज में प्रवृत्ति बढ़ रही है और जिस तरीके से महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए, आंकड़े उठा के देखिए, केवल बोलने से कुछ नहीं होता। पिछले इनके 1 साल के आंकड़े और हमारे 1 साल के आंकड़े देखिए, हमारी सरकार कितनी गंभीर है। नहीं, ये कंपटीशन की बात नहीं है। महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए। कंपटीशन की बात नहीं है कि इनके में हुआ, मेरे में नहीं हुआ। नहीं, महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए। राजेश जी ठीक है, ठीक है, कंपटीशन की बात नहीं साहब। महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए और उनका हक है वो एकदम खुली आसमान में और सांस ले सके और कहीं भी जाए और उन व्यवसाय करे, कुछ भी करे, उनको उनका हक है। लेकिन अत्याचार बहुत ज्यादा। राजेश जी, ओवर टू यू, आप बोलिए। ठीक है शैलेश जी। देखिए, इनकी हवा इसी में निकल गई। आप देखिए 11 सांसद इनके चुनाव हार गए। अगर इनके इतने संवेदनशील होते तो वापस रिपीट क्यों नहीं कर पाए? भरतपुर में राजस्थान में नंबर 1 दुष्कर्म हो रहे महिलाओं के साथ। भरतपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, बोलते हुए शर्म आती है। आज भी 2 महिलाओं को सरेआम काट दिया गया, 2 महिलाओं की आज हत्या कर दी गई। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है राजस्थान सरकार। इससे अलावा कुछ दिख रहा है आपको? आप देखिए, बाढ़ से पीड़ित किसान बेचारे मारे जा रहे हैं, रोडों की स्थिति इतनी खराब है। आप जाके बता दीजिए, जयपुर से लेकर बगरू तक आप निकल के बता दीजिए, पुलिया अभी भी नहीं थी, बगरू वाली अभी भी टूट गई थी, उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। आज लोग कैद होकर रह गए घरों के अंदर, घरों से बाहर नहीं निकल सकते। उस पर बात करनी चाहिए इनको। अभी कह रहे था महिलाएं पुलिसकर्मी होंगी, भय व्याप्त होगा। क्या पुलिसकर्मियों पर भरोसा नहीं है आपको? पुलिसकर्मियों से भय व्याप्त नहीं होगा, महिला पुलिसकर्मियों से भय व्याप्त होगा। महिलाओं को पुलिस में 33% आरक्षण की विरोधी है सरकार, कांग्रेस सरकार। क्या विरोधी है सरकार? ये सिर्फ
आप इसी तरह का मुद्दा बनाते हो। अभी आप नहीं बोला, अच्छा, मैं आप लोगों से दोनों से एक प्रतिक्रिया चाहूंगा, ठीक है शैलेश जी और राजेश जी। मैं देखता हूं कि राजस्थान में मुद्दा कोई भी डिबेट का हो, लेकिन घुमा फिरा कर वो अपराध पर ही आ जाता है, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े, चाहे वो बीजेपी के जुड़े, कुछ भी सब हमारा मुद्दा होता है। मैं देखता हूं लंबे टाइम से घुमा फिरा के अपराध पर ही केंद्रित हो जाता है। आज हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कैबिनेट में अच्छे अच्छे फैसले लिए गए, लेकिन घुमा फिरा के आप लोग उसको अपराध के इर्द गिर्द ही लेकर जाते हैं, उसी से रिलेटेड सवाल पूछते। ऐसा क्यों? राजेश जी पहले आप ही बताइए। देखिए, इनकी सिर्फ घोषणा ही होती है। इन्होंने संसद में 33% आरक्षण की घोषणा की थी, उस पर क्या हुआ? आप कितने इन्होंने एमएलए को टिकट दिए? 33% महिलाओं को टिकट दिए क्या? इन्होंने क्यों नहीं पहल करी जब ये घोषणा कर सकते हैं? ठीक है, कानून अलग तरह की बात है, कब कानून आएगा क्या नहीं आएगा। कितने जिला अध्यक्ष हैं इनके राजस्थान में महिलाएं? पूरे भारत में कितनी जिला अध्यक्ष महिलाएं? आप बताइए, आप कितनी मंडल अध्यक्ष महिलाएं इनकी? कितने एमपी इनको टिकट दिए इन्होंने? कितने एमएलए को टिकट दिए इन्होंने? कितनी प्रधानों को टिकट आपने दिए? कितने को दिया है? आप अपना आप बता दीजिए बताइए। कि हमने इतने दिया है। देखिए, कानून की बड़ाई और कानून की भाई लूटने वाले ये लोग हैं। ये जवाब देंगे अरे तो आप अपना बता दीजिए, आपने कितने को टिकट दिया था और कितने को सफलता हाथ लगी है? आप तो उसी पार्टी के हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले पार्टी से हैं। आप लोगों ने कितना दिया था? क्योंकि तभी तो आप सवाल उठाएंगे। देखिए, हम हर बार इनसे ज्यादा देते हैं, आज भी इनसे ज्यादा दी हमने। हमारी आप संख्या देख लीजिए, आप उठा करके, इनसे ज्यादा ही देते हैं हर बार, इनसे कम कभी नहीं दिए हमने। तो घोषणा करना अलग तरह की बात है, अच्छे है, अच्छा काम करो, अच्छी बात है, भाई मिलेगी। ठीक है शैलेश जी। राजेश जी कह रहे हैं कि आप लोग घोषणाएं तो अच्छी अच्छी कर लेते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कर लेते हैं, महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ आता ही नहीं, सिर्फ हवाई बातें हैं। देखिए राजेश जी, एक बात बता सकते हैं, आपने इनसे प्रश्न पूछा था और जवाब नहीं दे पाए। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, चाहे लोकसभा में सदस्यों की संख्या हो, चाहे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या हो, चाहे टिकट देने का मामला हो, चाहे मंत्री बनाने का मामला हो, हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा लगातार इस विषय में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। और जिस तरीके से महिला आरक्षण का बिल हम लेके आए, नारी बंधन अधिनियम, और शर्म की बात थी कि कांग्रेस ऐसे लोगों ने, इन लोगों ने उसका, इनको सपोर्ट करना चाहिए थे, लेकिन चूंकि दिक्कत ये थी कि इनकी यूपीए 2 की सरकार में भी इस बिल का विरोध हुआ था, तत्कालीन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कारण। तो ये जिस गठबंधन के धर्म के कारण अपने बंधे, लेकिन महिला अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के प्रति कांग्रेस की सरकार की गंभीरता स्पष्ट होती है कि कितने गंभीर है। आप आंकड़े उठा के लिख लीजिए, चाहे राजस्थान के मामले हो, चाहे देश के मामले हो, हर जगह टिकट देने के मामले में हो, राज्यसभा में मनोनीत करने के मामले में, मंत्रिमंडल के मामले में, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार महिलाओं की संख्या को आगे बढ़ाया गया हो, चाहे राज्यपाल मनोनीत करने के मामले में हो, हमारी सरकार के द्वारा निरंतर इस दिशा में काम की जाते हैं और निरंतर महिला सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल राजेश जी, अब बोलेंगे क्या? महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, काम कर रही। देखिए 33% पुलिस भर्ती में अगर महिलाओं को आरक्षण मिलता है तो हो सकता है कि महिलाओं की दशा दिशा बदले, और महिलाओं की दशा दिशा बदलेगी तो एक महिला को अगर स्थिति सही होगी, परिवार अपने आप सही हो जाएगा, परिवार सही हुआ तो समाज सही होने लगेगा। देखिए, हम तो चाहते ही कुछ हो, पर हो तो सही। बात तो बहस तो इसी बात की चल रही है, इसी बात के मुद्दे को हमने आगे बढ़ाया कि महिला अपराध का मुद्दा इसलिए बढ़ाया, इनका संकल्प था इस तरह का कि महिला अपराध हम कम कर देंगे, फिर भी इन्होंने कम नहीं किया और बढ़ो गए महिला अपराध, वो भी खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर। आप देखिए, राजेश जी की जानकारी के लिए करिए आप कम से कम, राजेश जी की जानकारी के लिए घोषणाओं से कोई काम चलेगा। इनके पास आंकड़े नहीं हो तो मैं बता दूं कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में 31 सांसद हमारे महिला जीते हैं और 13 सांसद इनके जीते हैं। तो इनको आंकड़े के लिए इनकी थोड़ी सी, उसके लिए बता दूं, इनके पास आंकड़े नहीं है, मेरे पास आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के 31 सांसद महिला जीती हैं और 13 आपके जीती हैं। तो महिला सशक्तिकरण को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, इसके लिए आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जनता को ये आईना साफ दिख रहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा दल, महिला, ठीक है, महिला आरक्षण पुलिस भर्ती में हो गई बातें। खिलाड़ियों पे अब हम बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा था खिलाड़ियों को 2% आरक्षण की बात जो आई है। तो राजेश जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँ, खिलाड़ियों को अगर 2% आरक्षण मिलेगा, युवा टैलेंट सामने आएंगे, देश के सामने निखर कर सामने आएंगे, तो आपको लगता है कि बेहतर, बढ़िया है, बढ़िया कदम मानते हैं आप इसको? देखिए, खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ जंतर मंतर पर, वो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। खिलाड़ियों को ये लोग कितना सपोर्ट करते हैं।
अरे मैं घोषणा करना राजस्थान लगता के है खिलाड़ी एक की अभी बात। बात अब कर रहा हूँ, दिनेश, वो बता दीजिए पहले, देखिए अच्छा खिलाड़ी होगा कि राजस्थान को नहीं नहीं होता। कुछ। देखिए खिलाड़ी राजस्थान का नहीं होता, खिलाड़ी तो इंटरनेशनल खेलता ही खेलता है, नेशनल भी खेलता है, प्रदेश लेवल पे क्या खिलाड़ी होते हैं बताओ। अब इंटरनेशनल खेलना जरूरी है। इंटरनेशनल पे खिलाड़ियों को सरकार ने भी है, केंद्र में भी, और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की बात करनी पड़ेगी। तो डबल इंजन सरकार ने क्या किया केंद्र में खिलाड़ियों के साथ में? जंतर मंतर पे क्या हुआ? एक शब्द किसी नेता ने बोला इनके नाम के ऊपर? आप बताइए। अभी दिनेश फोगाट के साथ क्या हुआ? इनके कोच गए थे सारे, 100 ग्राम वेट के ऊपर उनको बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। क्या इन्होंने प्रयास किए उनके लिए बताओ आप? 2 बार जीत करके वो एक भी मेडल लेके नहीं आई। कितना मनोबल गिर गया खिलाड़ियों अच्छा का। ठीक है, आप विनेश खिलाड़ी फोगाट खेलेंगे के तो साथ जो हुआ वो अलग का विषय है। मैं आज के विषय पे बात कर देखिए, लीजिए। विषय अलग जो नहीं है। 2% बच्चों को मिलेगा, न्यू वो कमर्स मेडल राजस्थान के बच्चे हैं, विश्व पटल पर अपना नाम करेंगे। भजनलाल सरकार अगर सोच रही है बच्चों के बारे में, गलत तो नहीं सोच रही है ना? तो फिर आप नहीं, कहाँ से बिल्कुल कहाँ सही लेके तो जा कर। रहे हैं मुद्दे को? इस पर देखिए, आज आप करें तो आज सही के उससे। राजस्थान के बच्चों पे बात कीजिए ना। क्या अगर आप वो कुछ देखिए, सुझाव देना राजस्थान चाहते हैं तो शैलेश जी को दे सकते हैं, वो सुनेंगे। आप तो सीधे कहाँ की बात कहाँ देखिए, लेके चले गए। आप देखिए, बिल्कुल देखिए, बात सारी होती है, बात सारी होंगी, क्योंकि पहले बोल चुके हैं ना, अब यहाँ तो अब दिया है। केंद्र में पहली बात हुई, खिलाड़ियों की बात हुई, खिलाड़ियों के साथ में हुआ, कल को यहाँ होगा तो क्या होगा? तो बात तो सारी अच्छा होगी। ठीक है, अलग अलग नहीं खिलाड़ियों हो को सकता है, व्यवस्था देश दे देश रही है। सरकार तो अच्छी ये बात देश है, हाँ देश या देश नहीं? है सर। हाँ ये अच्छा अच्छी है, बात अगर है तो करें हाँ उस पे, कहिए, उस पे गलत है लगाएं। तो गलत कहिए। देखिए हाँ, देखिए हाँ तभी होगी जब कुछ रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट तो सामने आएगा। रिजल्ट आएगा तो अच्छी चीज, जब तक बड़े उसमें करने की जरूरत क्या है? रिजल्ट आपको शिफर तो नजर आ रहा है, ठीक है। शैलेश जी, इनको जी बिल्कुल सर है। रिजल्ट जो है वो शिफर ही नजर आ रहा है कि देखिए आप लोग अच्छी व्यवस्था करें लेकिन तारीफ नहीं करें। विपक्ष का रहने का मतलब ये देखिए, थोड़ी ना मैं सिर्फ विरोध करना। शैलेश जी, मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस की सरकार की और कांग्रेस के नेताओं की किस तरीके से नकारात्मक विचारधारा है। आज अभी राजेश कटारा जी एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ ये वक्तव्य कह रहे थे, खिलाड़ी राजस्थान का नहीं होता, खिलाड़ी राजस्थान का भी होता है, खिलाड़ी देश का भी होता है, खिलाड़ी जिले का भी होता है, खिलाड़ी अपने गांव का भी होता है। जब किसी खिलाड़ी को मेडल जीता जाता है, जब खिलाड़ी आगे बढ़ता है, तो आप जाके देखिए राजेश जी, उस गांव में कितनी खुशी होती है, उस बिल्कुल गांव में किस तरीके से ढोल नगाड़े बजते हैं, उस जिले में कितनी खुशी होती है, उस राजस्थान में कितनी खुशी होती है, उस प्रदेश में, चाहे प्रदेश कोई सा हो, राजस्थान या कोई हो, और देश की खुशी पूरे देश को होती है। तो आप इस तरीके से एक संकीर्ण सोच को मत रखिए कि राजस्थान के खिलाड़ियों के राजस्थान का नहीं होता। निश्चित रूप से खिलाड़ी राजस्थान का होता है, और राजस्थान की सरकार, माननीय भजनलाल जी अरे की सरकार आज ने ही आपके राजस्थान के एक युवा खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, देश जश्न मना रहा है। राजस्थान का एक खिलाड़ी, चलिए खिलाड़ी बात हो रही है तो आप दोनों लोग सुनिए। राजस्थान का एक खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर आया है, पूरा देश जश्न मना रहा है तो वो लड़का राजस्थान का लेकिन देश का है ना वो। और पेरिस में जाकर देश का नाम रोशन किया है, तो किसी प्रदेश का थोड़ी ना हो गया, वो सबका, पूरे देश का ये बालक है। बिल्कुल देश का। तो प्रधानमंत्री जी घोषणा करते सारे देश में अपने आप घोषणा हो जाती। ये जरूरत क्या पड़ती राज्य को करने की? प्रदेश में, अगर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने तारीफ की। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए युवाओं के इसमें नहीं है कि जनता मुख्यमंत्री जी को और भी काम बताइए, और भी बहुत मुख्यमंत्री जो निर्णय किया है, तो आपको इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए कि राजस्थान के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, राजस्थान के युवाओं में ऊर्जा होगी कि हम अच्छा खेलेंगे, अच्छा बढ़ेंगे, नौकरी भी मिलेगी। तो भारत के युवाओं को नहीं देना चाहते मौका? पूरे भारत में नहीं देना चाहते मौका? भारत में सरकार आपकी है, पूरे भारत के खिलाड़ी को नहीं दोगे मौका? आप बताइए, भारत सरकार की पता नहीं क्या विपक्ष में जाने पर चश्मा का नंबर बदल जाता है या क्या हो जाता है पता नहीं, लेकिन विपक्ष हर चीज को अलग तरीके से देखता है। मैं जब आप लोग सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, आप जुड़ते थे मेरे साथ, तो आपका नजरिया अलग था राजेश जी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं विपक्ष में जैसे आप आए, आपका नजरिया ही बदल गया। चश्मा का नंबर आपने चेंज करा लिया या क्या करा लिया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं आपके साथ जुड़ता था राजेश जी। आपको याद है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो मैं मुख्यमंत्री बोलता था, अभी उनके नाम के साथ पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री लग गया, बस इतना ही अंतर है। लेकिन आप और मैं कम्युनिकेट करने वाले वही, लेकिन आपका नजरिया थोड़ा बदला नजर आ रहा है। ठीक है, एक सवाल और, मृतक कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदारों को पेंशन मिलेगी राजेश जी, इस पर आपका क्या विचार है? आप वो भी रखिए। नहीं, अच्छा है, मृतक कर्मचारियों को, परिवारजनों को पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन उसने काम किया है, इसमें तो अच्छी बात है ना, तो अच्छा है, अच्छा मैसेज जाएगा, मिले, हम चाहते हैं, हम भी चाहते हैं उसमें, तो उसमें क्या बुराई है बताइए आप? चलिए, अरे बढ़िया है, आपने स्वागत किया, अच्छी बात है। बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल स्वागत योग्य ये कदम।
चलिए, कुछ तो स्वागत किया आपने। इस पर स्वागत करने के बाद देखिए, शैलेश जी अच्छी मुस्कुरा बात दिए। है। नहीं, अच्छी बात भाई, देखिए, इनको भी अच्छी अच्छा बात है, लगा, ठीक कांग्रेस है। सदैव सदैव समर्थन करती है, पर ये किसी बात का समर्थन आज तक इन्होंने नहीं किया, और बाद में वही काम किया इन्होंने हम्म जो कांग्रेस की घोषणा की थी, वही काम इन्होंने किया। और पहले उस बात को हर चीज पे इन्होंने विरोध किया, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, हर चीज का इन्होंने विरोध किया। ठीक है शैलेश जी, इसको थोड़ा समझाइए। मृत कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदारों को जो ये पेंशन देने की आप लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है और चीजें बन नहीं पाती। पहले ऐसा था कि शायद पत्नी को ही दिया जाता था, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि बहन को, भाई को, या करीबी कोई रिश्तेदार है जिनको आप लोग पेंशन का प्रावधान करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे इसको थोड़ा शैलेश जी समझाइए, क्योंकि ये आम जनमानस से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। देखिए, निश्चित रूप से ये जो आज कैबिनेट में फैसला हुआ है, एक ऐतिहासिक फैसला इस दृष्टि से है कि जो विशेष योग्यजन कर्मचारी होते हैं और उनके किसी नजदीकी किसी परिस्थिति में अगर उनके जैसे पत्नी नहीं है या कोई बच्चे नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर कोई भी पेंशन भविष्य में नौकरी के बाद किसको मिलेगी। मूलभूत बात यह है कि उस व्यक्ति ने जिंदगी भर मेहनत की और उसकी पेंशन, तो ऐसी स्थिति में हो सकता उसका निर्णय है कि उनके अगर माता पिता हैं जो उनके ऊपर आश्रित हैं, माता पिता नहीं है, कोई भाई है, कोई बहन है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आश्रित है और उसकी जो जीवन भर की मेहनत की कमाई है, जो उसने जोड़ा है, जो उसकी मेहनत की है, उसकी पेंशन उनके जो नजदीकी रिश्तेदार है उनको मिलेगी, जिससे निश्चित रूप से उसकी मेहनत का जो फल था उनके निश्चित नजदीकी परिवारजनों को मिलेगा। और राजस्थान की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसके माध्यम से कम उन आश्रितों के प्रति एक जीवन भर का उनका जो कर्मचारी का समर्पण है उसका परिणाम उसको मिलेगा निश्चित रूप से। शैलेश जी, ऐसे नियम कानून का बहुत दुरुपयोग भी होने लगता है, आप देखे होंगे प्रैक्टिकली। तो उनसे बचने के लिए भी आप लोग कोई क्या सर्वे कराएंगे कि वास्तव में ये नीडी है, या बहुत होता है कि कोई कैजुअलिटी हो जाता है 10 लोग खड़े हो जाएंगे, साहब मैं हूं, तो परिवार में एक होड़ जैसी स्थिति हो जाए कि मैं पेंशन लूंगा, मैं पेंशन लूंगा। इनसे निपटने के लिए भी आप लोगों के सामने जो चुनौतियां होंगी उससे कैसे पार पाइएगा? देखिए, जब कानून बनता है तो उसमें उन सारी क्लोजों को ध्यान रखा जाता है। जब एक्सपर्ट्स लोग जब कानून बनाते हैं और कानून के बाद सरकार उनको निर्णय को प्रभावी करती है, तो निश्चित रूप से वो सारे क्लॉज जोड़े जाते हैं कि किस किस तरीके से किस किस क्रम में वरीयता तय होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है, जैसे पत्नी होती है, पत्नी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चों के बाद माता पिता होते हैं, माता पिता के बाद नजदीकी रिश्तेदार होते हैं। और आप जानते हैं हिंदू लॉ में इस तरीके के समान उत्तराधिकार तमाम नियमों में इस तरीके के लागू होते हैं कि किस तरीके से अपने को जो चाहे वो संपत्ति का बंटवारा हो एक सामान्य प्रक्रिया में, चाहे अब चूंकि कानून सरकार ने बनाया है और पेंशन निर्धारित की है, तो इसमें निश्चित रूप से वरीयता क्रम तय किए जाएंगे, प्रायोरिटी तय की जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, वो नहीं है तो सेकंड किसको मिलेगी, थर्ड किसको मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जब कानून बनता है तो उसमें सारे क्लॉज आती है और क्लॉज के बाद विवाद की स्थिति कहीं नहीं हो पाती, और कहीं होती है तो सरकार के पास सारे निर्णय होते हैं, क्योंकि जब क्लॉज में कानून में प्रावधान किए गए तो प्रावधान के अंतर्गत बिल्कुल इस तरीके की पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। जी राजेश जी, आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी? अगर आएगी, अगर संभावित आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, तो आप अपनी बात रखिए। देखिए, चैलेंजेस तो आते ही हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा सरकारी कर्मचारियों पर इसका थोड़ा सा भार डालना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उसमें, क्योंकि वो एक कई तरह के जैसे अभी भी देते हैं, जैसे बारिश कर देते हैं, तो ये बारिश कौन है इसका, तो सरकारी कर्मचारी की उसको मोहर लगती है। सेक्रेटरी हो, चाहे वो पंचायत का, चाहे वो तहसील का हो, सेक्रेटरी मोहर लगाते हैं, उसके बाद ही वो डिसाइड होता है। तो इसमें थोड़ा सा ये जोड़ना पड़ेगा, कर्मचारी इसमें थोड़ा सा सहयोग करें, उनकी जिम्मेदारी सरकार को उन पर डालनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और थोड़ा डर भी रहेगा, तो उससे क्या है, असली जो बारिश है वो सामने आएगा, उसी को कुछ मिलेगा। बिल्कुल। शैलेश जी, एक सवाल और आपसे कि पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर भी बहुत सवाल उठे हैं, और आप लोगों ने कहा था कि हम जब आएंगे, सिस्टम में होंगे, हमारी सरकार होगी, तो हम पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे ताकि अपराधी के जो प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। कितनी बदली पुलिसिंग व्यवस्था? देखिए, जिस तरीके से आप जानते हैं कि जब अधिकारी वही होते हैं, केवल काम करने का तरीका, और सरकार किस तरीके से उनसे मॉनिटरिंग कराना चाहती है, सरकार किस तरीके से काम लेना चाहती है। अब पुलिसिंग व्यवस्था किस तरीके से बदली, आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये देखिए कि अपराधी 2021 में भी ये पेपर लीक लगातार 5 साल हुए थे और पुलिस भी वही थी,
लेकिन पुलिस दौरान इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 10 FIR हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और वही पुलिस है। लेकिन आज देखिए कि कितने 42 सब अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर, 26 से अधिक लोग, गिरोह के माफिया के लोग, जो कॉलेज माफिया हैं, जो नकल माफिया हैं, और इसके अलावा तमाम छोटी बड़ी मछलियां RPSC मेंबर तक। तो पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, काम कराने का तरीका सरकार का होना चाहिए। सरकार को मालूम है कि इनसे काम किस तरीके से कराना है। अधिकारी यही है, अधिकारी इन्हीं से काम लेना है, लेकिन किस तरीके से इनके ऊपर सुपरविजन हो, मॉनिटरिंग और किस तरीके से इनको दिशा निर्देश दिए जाए, हाँ। तब ये भी समझते हैं कि सरकार का पहलू क्या है और हमें सरकार किसके हिसाब से काम करना होता है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे सरकार गठन के समय, उन्होंने कहा था कि अधिकार हमें डिजायर पॉलिसी में नहीं पढ़ना, ट्रांसफर पॉलिसी में हमें पढ़ना है। हमें इन्हीं अधिकारियों से काम लेकर राजस्थान को और अगड़ी आगे बढ़ाना है, राजस्थान को और आगे ले जाना है। बिल्कुल शैलेश जी, आप लोग संवेदनशील हैं और ACB की टीम लगातार, मैं आए दिन खबरें पढ़ता रहता हूं, देखता रहता हूं कि लगातार छापेमारी हो रही है, बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कभी 8 लाख 10 लाख अमाउंट है, कुछ बातें सामने आ जाती हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो मीडिया में नहीं आ पाती, लेकिन अंदर खाने चलता रहता है। सरकार इतना ज़्यादा संवेदनशील है, फिर भी जो सिस्टम में बैठे बाबू हैं उनके अंदर डर भय थोड़ा कम है, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो एक लंबी आप अधिकारी हो या कर्मचारी हो, किस तरीके से इनके मन में, सरकार इतनी तनख्वाह देती है, सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन सरकार इतने तनख्वाह देती है, तमाम तरीके की सुविधाएं देती है, फिर भी आमजन के काम के प्रति अगर इतनी संवेदनशीलता नहीं होती तो इसके दुष्परिणाम ये भुगतते भी हैं। आज हर आदमी इतना जागरूक हो चुका है, इतना समझदार हो चुका है, तमाम नियम कायदे कानून की जानकारी हो चुकी है, और इसी की दुष्परिणाम होता है कि सब लोग इस ACD के और तमाम तरीके के कानूनी प्रक्रियाओं के घेरे में आते हैं और जिंदगी भर के लिए भुगतते हैं। तो सरकार अपने स्तर पर, सरकार कहीं भी किसी तरीके का कोई नहीं करती, तुरंत किसी सूचना मिलती है तो चाहे ACB हो चाहे अन्य एजेंसियां हो, इनके ऊपर। ठीक है राजेश जी, ACB की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और रिश्वतखोर आए दिन भी आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे टीवी चैनल में हर जगह, लगता है कि लगाम लग पा रहा है कि नहीं क्राइम पर, जो रिश्वतखोरी की चीजें आ रही हैं और धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं? देखिए, सरकारी जो कर्मचारी है वो तो अपना काम कर रहे हैं, ACB की टीम अपना कंटिन्यू काम कर रही है, परंतु सरकार का मैसेज और सरकार का संवेदनशीलता कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अब साथ साथ कर्मचारी JDM एक साथ रिश्वत ले रहे हैं, आज भी एक पुलिस वाले को पकड़ा है वो रिश्वत लेते हैं, तो सरकार का कहीं भय दिखाई नहीं दे रहा। ACB कर्मचारी तो अपना काम कर रहा है, वो रोज छापे पाट रहे हैं, रोज जनता त्रस्त हो रही है, रोज जनता रिश्वत दे रही है, रोज कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, पर एक सरकार का एक मैसेज होता है ना सरकार के, ACB को कोई निर्देशित करता होगा ऊपर से सरकार की तरफ, तभी तो कार्रवाई करती होगी कि मतलब मैं समझना चाहता हूं आपसे कि निर्देशित करता हो कि नहीं भाई फला जगह दफ्तर में जाना है, छापे मारनी है, कोई तो बताता होगा सरकार की। वो तो अलग प्रशासनिक ढांचा अलग तरह का काम करता है, उसमें सरकार का क्या है, वो खुद सर्च करते हैं, उनकी टीम अलग तरह सर्च करती है, परंतु कर्मचारियों में भय सरकार का होना चाहिए, ना कि कर्मचारी का भय होना चाहिए। सरकार का भय नहीं है, उनको पता है कि आज जाएंगे कल फिर छोड़ जाएंगे, क्या लेना देना, कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। तो खुलेआम JDM तो ये तक कहा है कि सारे ही लेते हैं रिश्वत, तो क्या हो, शीशे के बंद सामने सरेआम रिश्वत ली जा रही है। तो सरकार का कहीं ना ढिलमल जो रवैया है वो ठीक नहीं है, वो जनता मैसेज भी जा रहा है इस तरह का, तो सरकार का रवैया ठीक नहीं, सरकार नहीं रोक पाई है किसी तरह। ठीक है, लेकिन पकड़े जा रहे हैं, इसको भी डिनाई नहीं किया, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। राजेश जी, जो पकड़े जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, अब आप सरकार के रवैया को क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, ये अलग का विषय हो सकता है, लेकिन हाँ पकड़े जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। वो जाने ना आपके मुख्यमंत्री के सामने किस तरीके से टीचरों ने कहा था, मास्टरों ने कहा था, अध्यापकों ने कि सब पैसे देकर ट्रांसफर करा रहे हैं, एक मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के किस तरीके से आरोप लगाए थे, आपको वो याद होगा। चलिए बहरहाल शैलेश जी, ठीक है सर, चलिए तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की। शैलेश जी, मैं चाहूंगा आप फाइनल कमेंट दे और ये जो तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा, ठीक किसी मंत्री से बीजेपी के मंत्री नहीं पूछ सकते, बीजेपी के मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है वो किसी से पूछ के बता दे, वो जब तक कुछ बताने की बात कर रहे हैं, बताइए बिल्कुल इस तरीके से। चलिए ठीक है, समय अभाव है हमारे पास, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। शैलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब भजनलाल सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने ये साफ कह दिया है कि 33% पुलिस भर्ती व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, 2% खिलाड़ियों को
राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा से सवाल खड़े हुए हैं और होते आ रहे हैं, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार रही हो, चाहे वो मौजूदा सरकार है। पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार की बात समय समय पर आई है और ये कहा जाता है कि पुलिसिंग व्यवस्था अगर मजबूत होती है, हाईटेक होती है, तो महिलाओं को सुरक्षा दिया जाएगा। कैबिनेट में लगभग 10 बातें जो है वो निकलकर सामने आई है और इसके अलावा पेंशनर को भी एक बड़ी राहत दी है। आश्रितों को उनके नियर एंड डियर जो हैं उनको पेंशन दिए जाने की बात सामने है और कई सारे प्रावधान हैं सरकार ने अपने कैबिनेट के बैठक में लिए हैं और उनको कैसे धरातल पर उतारा जाएगा इसको लेकर थोड़ा आप इंतजार कीजिए और प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।